नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्य का बही खाता। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपना बजट पेश कर दिया। बजट भाषण की शुरुआत के साथ ही उनके तेवर कुछ ऐसे दिखाई दिए कि लगने लगा मानो पिछले 5 सालों में प्रदेश में कुछ हुआ ही नहीं। और जो कुछ हुआ, मसलन रिफाइनरी, मेट्रो, वो कुछ ऐसा काम था जिसमें इतनी गलतियां थी कि उसका कोई मतलब ही नहीं था। सवाल ये भी कि आखिर वो काम हुआ क्यों, और हुआ तो इस तरीके से क्यों हुआ। खास पेशकश में मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। कांग्रेस से तेज तर्रार 3 विधायक मेरे साथ होंगे। गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से विधायक मेरे साथ जुड़े हैं। जहाजपुर से विधायक धीरज गुर्जर साहब मेरे साथ जुड़े हैं। कोलायत विधायक भंवर सिंह जी भाटी साहब मेरे साथ जुड़े हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से सबके जवाब देने के लिए 3 पर 1 लाखावत साहब, जो सबके जवाब देते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस से सब सवाल पूछने के लिए उनके साथ। तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री वसुंधरा राजे ने आज राजस्थान विधानसभा में राज्य बजट पेश करते हुए प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए 2020 का लक्ष्य रखा, यानी कि 2020। बजट भाषण में वसुंधरा राजे की ओर से प्रदेश के विकास के लिए सरकार की पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, पर्यटन, बिजली, कृषि, सिंचाई आदि से जुड़ी कई भावी विकास योजनाओं की महत्वपूर्ण घोषणाएं यहां पर की गई। बजट में मुख्यमंत्री का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का जोर दिखाई दिया। राज्य ने 7 नए मेडिकल कॉलेज, 3 नए इंजीनियरिंग कॉलेज, इनकी स्थापना की घोषणा की। साथ ही शेखावटी यूनिवर्सिटी को 4 करोड़ रुपए भी देने की घोषणा की गई। सीएम ने कहा कि कैला देवी से करौली तक मार्ग जो है वो 4 लेन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में 20,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। बिजली संकट से निजात पाने के लिए वसुंधरा ने विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही 3,11,000 लंबित कृषि कनेक्शंस दिए जाने की भी घोषणा उनकी तरफ से की गई। अतः मैं राष्ट्रीयकृत मार्गों को डीनेशनलाइज करने की घोषणा करती हूं। राज्य में RSRTC की बसों के संचालन हेतु 80 बस चालू वित्तीय वर्ष में 250 से 499 तक की आबादी के 530 गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 500। तो जब बजट भाषण की शुरुआत आज वसुंधरा राजे कर रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि पिछले 5 साल में ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही नहीं, और कई परियोजनाएं ऐसी थी जो सबसे बड़ा क्रेडिट गहलोत सरकार के समय में लेकर के चला जा रहा था। सबसे बड़ी बात थी बस रिफाइनरी को लेकर, और दूसरी मेट्रो प्रोजेक्ट, और दोनों को सिरे से नकारते हुए वो इस बजट भाषण की शुरुआत में दिखाई दी। कांग्रेस से 3 विधायक मेरे साथ हैं। सबसे पहले उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डोटासरा साहब, बजट भाषण की शुरुआत में इस तरह से कहना कि पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ, या फिर जो हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ, वित्तीय कुप्रबंधन इतना था कि राज्य की स्थिति बिगड़ गई, क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है, इनको करने के लिए इनके पास कुछ था नहीं, इसलिए केवल मात्र 5 साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक वाक्य तो ये इन्होंने रटा पूरे 2-2.5 घंटे में। एक केवल पीपीपी मोड ये रखा, और तीसरा टैक्स लगाओ, कपड़ा भी महंगा कर दो, मसाला भी महंगा कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी महंगा कर दो, और किसान को जो विद्युत कनेक्शन डार्क जोन में मिल रहा था उस पे 10 गुना बढ़ोतरी कर दो। इन्होंने घोषणा की है, एक बहुत बड़ा किसान के साथ में क्रूर मजाक किया इन्होंने कि जो डार्क जोन में किसान कनेक्शन लेगा कृषि का, उसको पूंजीगत लागत पूरी देनी पड़ेगी, और विद्युत नियामक आयोग जो शर्तें या नियम उसके हैं उसके मुताबिक उसको पैसे देने पड़ेंगे उसके यूनिट के। तो कहने का मतलब जो आज किसान को कनेक्शन मिल रहा है, मैं समझता हूँ 10 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा। और जो गरीब को गणेश मान करके काम करने की बात करते थे, इन्होंने गरीब का शब्द जिक्र भी नहीं किया। और जो गरीब के लिए चाहे निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे पेंशन की योजना हो, उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। जबकि स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान कहते थे कि हम जो इसमें कमियां हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने निःशुल्क दवा जो चालू की थी, जांच योजना चालू की थी, उसमें हम और सुधार करेंगे। तो सुधार शब्द नहीं है, कहीं कोई चीज नई नहीं है। केवल मात्र पीपीपी मोड पे 20,000 किलोमीटर सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, केवल मात्र पीपीपी मोड पर। बिजली जैसे महकमे को जो हम भुगत चुके हैं, दिल्ली में प्राइवेट निजीकरण किया था, उसका आज दुष्परिणाम, और उसको भी निजी में देने की तैयारी कर रहे हैं। चाहे रोडवेज की बात हो, उसमें भी निजी पीपीपी मोड लगाने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बजट है न बेरोजगारों के हक का है। एक भी बेरोजगार को सरकारी नौकरी का वादा नहीं किया गया है, एक भी डिपार्टमेंट में नौकरी खोलने की बात नहीं हुई है। केवल मात्र कि हम रोजगार मेले मनाएंगे, लगाएंगे, तो यूं तो नरेगा में रोजगार सर्जन हो ही रहा है ना, फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको? लाघव साहब, कहना है डोटासरा साहब का कि सिर्फ 3 काम हुए हैं,
पहला ये कि आरोप आपकी तरफ से लगाया गया कि पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया गया। दूसरा ये कि इस बार गरीब का कहीं आपके बजट में कोई जिक्र नहीं था। तीसरा ये कि बेरोजगारी के लिए आपने कुछ नहीं किया, पीपीपी की बस बात करते रह गए, और जहां रोजगार की बात थी बस वायदे ऐसे कि सरकारी कहीं पे नौकरी की बात नहीं थी। ये विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। विपक्ष का अपना धर्म होता है, वो धर्म का पालन कर रहे हैं। विषय केवल इतना सा है कि मुख्यमंत्री जी ने गत सरकार के बारे में जो बजट के भाषण में जो बातें कही, वो बातें थी कि जिन बातों का उल्लेख करना जरूरी था। यदि उनका उल्लेख न करते तो फिर कैसे पता लगता कि जनता की नीड क्या थी और इन्होंने किन वांट्स को पूरा किया। जनता की नीड इस बात की थी कि खेत को पानी मिलना चाहिए, मिला क्या? जनता की नीड इस बात की थी कि स्कूल के अंदर अध्यापक होने चाहिए थे, शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए था, इन्होंने किया क्या? जनता की नीड इस बात के लिए थी कि सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होकर के हम आधारभूत रूप से हम दुनिया के अन्य राज्यों के मुकाबले खड़े होते, ताकि हमारा आधारभूत ढांचा खड़ा होता तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधरती और लोगों को रोजगार मिलता, उद्योग और धंधों को भी पनपने का मौका मिलता। परंतु हुआ ये कि इनका 5 साल का काम ऐसा था कि इनका चुनावी घोषणा पत्र हमेशा करते थे वांट्स, जनता को बिना काम किए सीधा पैसा दे दो। विद्यार्थी को साइकिल चाहिए, जेब में पैसा दे दीजिए। विद्यार्थी को आपको टैबलेट चाहिए, आप इसको पैसा दे दीजिए। विद्यार्थी को स्कूल के अंदर कुछ सुविधा चाहिए, आप नगद पैसा दे दीजिए। आपको साड़ी और कंबल की घोषणा करके कहा नगद रुपया दे दीजिए। मेरा ये कहना है कि एक सरकार चलाने का भी कोई धर्म होता है। मैं ये कह सकता हूं कि आजादी के बाद का ये पहला बजट है राजस्थान में इस प्रकार का, जो आम आदमी की नीड को पूरी करेगा। और राजस्थान की 5 बातें जो आधारभूत रूप से आवश्यकता है, वो है सड़कों का नेटवर्क, जिसमें हम बराबर खड़े हों। तो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का, हमारे यहाँ का 52% लोग जो आज भी कृषि पर आधारित है, एग्रीकल्चर पर आधारित है, क्या उस गांव को और उस ढाणी को जोड़ने का काम पूरा कर पा रहे हैं क्या? क्या हम वो सड़क बना रहे हैं जिसको साल में 6 बार रिपेयर चाहिए, या वो सड़क बना रहे हैं जिसमें आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम 8 वर्ष के लिए उसको वापस मेंटेन करने के नाते भी उसके साथ में हमारा कॉन्टेक्ट होगा। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मुख्यमंत्री जी ने जो आज एक बात कही, इस बात पर सराहना करे ना करे, प्रतिपक्ष का अपना धर्म है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु एक बात कहता हूं, जब मुख्यमंत्री डांग के विकास की बात करती है, क्या सराहना नहीं करनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री मेवात के विकास के बजट की घोषणा करती है, क्या सराहना नहीं करनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री मगरा के विकास की बात करती है, सराहना नहीं करनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री जनजाति के लिए विशेष प्रकार के लिए अगर 1000 करोड़ की व्यवस्था करती है तो उसकी सराहना नहीं की जानी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर बिजली के नाते अगर सौर ऊर्जा, जो राजस्थान की सबसे बड़ी संपदा हो सकती है, उसके विकास के नाते अतिरिक्त धन की व्यवस्था करे, तो क्या उसकी सराहना नहीं की जानी चाहिए? क्या 15 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क निर्माण की जाए, क्या उसकी तारीफ ना करें तो कम से कम क्या विरोध किया जाना चाहिए? क्या हम प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें, उसकी तारीफ नहीं की जानी चाहिए? क्या हम 250 स्कूल जहां एक छात्र नहीं और उस स्कूल के समानीकरण या विलीनीकरण की बात करें, तो क्या उसके बारे में एक निष्पक्षता के रूप से अपनी राय नहीं दी जानी चाहिए? मैं इसलिए आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विपक्ष के मित्र हैं, ये बजट के पहले, अगर बजट से पहले का तैयार किया हुआ भाषण है यही बोलेंगे, ये अपने मुंह से किस बात की तारीफ करेंगे? नहीं करेंगे। अपने धर्म की पालना कर रहे हैं, इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, पर इनको करना चाहिए। इनके अधिकारों की मैं रक्षा करूंगा कि ये टीका करें, टिप्पणी करें, कोई अच्छी बात कहेंगे तो उसमें सुधार भी होगा। लखावत साहब तो बड़प्पन दिखा रहे हैं, उनका कहना है कि आपका धर्म है, आप ये धर्म निभा रहे हैं और पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई काम करते हो तो आप तारीफ नहीं करते। 5 साल से लखावत साहब को आदत पड़ी हुई है विपक्ष के अंदर बोलने की, तो अभी सत्ता के अंदर आए हैं तो इनको अच्छा लगता है विपक्ष के अंदर बोलना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बहुत जल्दी पुनः विपक्ष में आए। लेकिन आज जो वसुंधरा जी ने बजट पेश किया है, जो डोटासरा जी ने बात उठाई कि राजस्थान के अंदर आज सबसे बड़ी समस्या किसान के सामने अकाल की समस्या खड़ी हुई है। आज की तारीख में राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति नहीं दिख रही है कि जहां मानसून आ जाएगा, उस मानसून के कारण किसान को राहत मिल जाएगी। आज अकाल के समय में डार्क जोन के अंदर बिजली कनेक्शनों का ऊपर किसान के ऊपर 10 गुना मार के किसान की कमर तोड़ने का काम कर रही है जनता। इसकी सरकार को राजस्थान का किसान कभी माफ नहीं करेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार आज घोषणा कर रही है सदन के अंदर कि भीलवाड़ा के अंदर चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा, और आज के 5 दिन पहले जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त वहां पर जाकर चिकित्सा विभाग की चिकित्सा महाविद्यालय की जमीन देख रहे हैं। यूपीए सरकार में जो चीज घोषणा हो चुकी थी, जो चीज स्टेबलाइज हो चुकी थी, उसकी सदन के अंदर घोषणाएं कर रहे हैं। आज ये घोषणा कर रहे हैं मॉडल स्कूल बनाने की। मॉडल स्कूल केंद्र सरकार का यूपीए 2 हमारी जो थी उसकी परियोजना थी,
और राजस्थान के अंदर कम से कम 100 पंचायत समितियों के अंदर ऑलरेडी ये मूर्त रूप के अंदर आ चुकी है। अब ये आज बात उठाते हैं मेट्रो की कि भाई मेट्रो के अंदर गहलोत सरकार ने रेल के डिब्बे और रेल के इंजन आज ही खरीद लिए। यही सरकार, यही मुख्यमंत्री जी कह रही है कि भाई सरकार, गहलोत सरकार जो थी वो काम करने में धीमी रह गई, तो 500 करोड़ की चीज हमें 700 करोड़ में पूरी हो रही है, 300 करोड़ की चीज हमारी 450 करोड़ के अंदर पूरी हो रही है। तो जब आज हमने 3 साल पहले अगर कोई चीज खरीद ली, पड़ी खराब तो होती नहीं, गारंटी पीरियड के अंदर है, तो हमने पैसा बचाया है जनता का, हमने खर्च थोड़ी किया। अगर आज कोई चीज 100 करोड़ में आ रही है, अगर वो 3 साल बाद 150 करोड़ के अंदर आती तो 50 करोड़ ज्यादा खर्च करने पर एक मजेदार बात भी होती है गुर्जर साहब, अगर आज आप कोई कार खरीदते हैं ना, वो कार 3 साल बाद में सस्ती बिकती है क्योंकि उसके डेप्रिसिएशन होता है, उसके पुर्जे घिस जाते हैं। नहीं, दिक्कत ये अगर आप खरीदोगे नहीं तो उसको फिर टेस्ट कैसे करोगे? टेक्निकली फिट है या नहीं है कैसे करोगे? आप कोई खिलौना तो बना नहीं सकते कि कागज का बना लिया या घर पे बना लिया और उसको आप टेस्ट करोगे कि ये लाइन ठीक है कि नहीं, टेक्निकली फिट है कि नहीं। किसी चीज को लाओगे तभी तो उसको चालू रखोगे, तो इसमें कोई ऐसा गलत नहीं है। मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी बात ये, बहुत ढके चुके शब्दों के अंदर वसुंधरा जी ने एक लाइन बोली जो शायद किसी की नजर के अंदर नहीं आई कि हम अगर केंद्र सरकार का जो पेयजल में पैसा लेना चाहते हैं तो हमको राजस्थान के अंदर पेयजल की दरें बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब उन्होंने ढके चुके शब्दों में संकेत दे दिया कि आने वाले समय में राजस्थान के उपभोक्ता को अगर पानी पीना है तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। पानी के लिए पैसा देना होगा, पानी के लिए पैसा देना होगा, और पानी के लिए क्या ज्यादा पैसा देना होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से जब लौटेंगे तो भंवर सिंह भाटी साहब को जोड़ेंगे। ये मंच पर दिखाई दिए थे राजेंद्र राठौड़ के साथ जब बीकानेर संभाग के दौरे पर सरकार थी। क्या इन्होंने जो सजेशन दिए, जो इन्होंने मांगे रखी, वो मांगे बजट में कहीं जोड़ी गई हैं? ये भी एक सवाल। वापस लौटते हैं कुछ देर बाद। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने और उन्हें ग्रामीण जनता स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। और सबसे बड़ा मुद्दा जो ब्रेक पर जाने से पहले निकल करके सामने आ रहा था वो पानी का था। क्या पानी को लेकर के जेब से ज्यादा पैसे देने होंगे? और बीकानेर संभाग पर जब सरकार रही थी तो उस दरमियान भी जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके तमाम जिलों से सामने आया था वो पानी का था। भंवर सिंह जी भाटी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जरा चलते हैं। कोलायत से विधायक हैं, एक बड़ा चुनाव वो जीत करके आए। भंवर सिंह जी, सबसे बड़ी समस्या अगर उस बीकानेर दौरे में थी तो वो पानी की थी। कहीं भी गांव में जाओ, ढाणी में जाओ, किसी मंत्री के सामने कोई भी बात होती वो पानी के लेकर के जिक्र होता। आपने वहां पर राजेंद्र राठौड़ के साथ में मंच साझा किया था, वहां पर मौजूद थे, हालांकि उसको राजनीति भी उस बात को लेकर के हुई। क्या आपने जो मांगे रखी या आपके वहां पर जो बात हुई किसी मंत्री से, उसको इस बजट में तरजीह दी गई या फिर बीकानेर की आपके इलाके की किसी समस्या को रखा गया? बीकानेर पूरे जिले में मुख्यमंत्री जी गई, उनके मंत्री 11 दिन तक लगातार अलग अलग गांवों में गए। पेयजल की समस्या और खारे पानी की समस्या बीकानेर के हर गांव की थी। हालांकि इस बजट में इस बार इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र से के जो गांव हैं जिनको खारे पानी के गांव, उनको जोड़ने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये योजना पिछले 5 सालों से चल रही है। पिछले बजट में भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने इसमें करीब 70 करोड़ रुपए दिए थे। तो इसमें कोई नई योजना इन्होंने नहीं बनाई है। दूसरा, गांव में पेयजल की समस्या से निजात पाने के लिए सरकार को ये करना चाहिए था कि अलग से बजट दे, और सरकार पीएचडी के जो विभागों में पद खाली पड़े हैं नीचे से लेकर ऊपर एक्शन तक के, उस वजह से भी पेयजल की समस्या रहती है। तो इन्होंने उस व्यवस्था को सुधारने की बजाय पंचायतों को पीएचडी का पूरा सिस्टम सौंपने की तैयारी कर दी है, जबकि पंचायतों के पास बहुत ही कम बजट होता है। एक अनटाइड फंड होता है निर्बंध योजना। निर्बंध योजना के तहत पंचायतें छोटा छोटा काम पंचायत लेवल पे जीएलआर का या पाइपलाइन का करवाती है, लेकिन पूरी ये योजना पंचायतों को सौंप रहे हैं। इससे निश्चित रूप से मिसमैनेजमेंट होगा और गाँव में पेयजल की समस्या बढ़ेगी। वक्त थोड़ा सा कम है और सबको जल्दी है, पर ये पंचायत जब इतनी सशक्त थी ही नहीं, इस बात को लेकर के हमेशा सवाल उठते हैं। पंचायतें जब इतनी सशक्त थी नहीं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने उनके कंधों पर डाल दी। मुझे एक इतनी सी बात कहनी है कि मेरे कांग्रेस के मित्र जो बैठे हैं ये बड़े पिछले कुछ वर्षों से इस बात का बड़ा प्रचार करते थे कि इन्होंने संवैधानिक संशोधन करके पंचायतों को सशक्त करना, ग्राम स्वराज, गाँव की पंचायतों को अधिकार देने की बात कहते रहते थे। जब माननीय मुख्यमंत्री बजट में ये कहती है कि हम श्री योजना के तहत हम एक गांव के स्वास्थ्य के बारे में, गांव की सड़क के बारे में, गांव की शिक्षा के बारे में, गांव के विद्युत के बारे में और ग्राम की स्वच्छता के बारे में और आधारभूत ढांचे के बारे में हम सारी व्यवस्थाओं को ग्राम आधारित करना चाहते हैं। और उसके नाते पहली बार
हमेशा शहरों में तो बड़ी अच्छी सीमेंटेड सड़कें हुआ करती थी और गांव में जाने पर जैसा आप जानते हो हर गांव के बाहर एक कीचड़ का ढेर रहता था, जा नहीं पाते थे। पहली बार कहा कि वहां भी गौरव पथ बनेंगे, सीमेंटेड रोड्स बनेंगी हर पंचायत के अंदर आकर के। पहली बार हमने ये बात कही कि हम पानी की व्यवस्था, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देने के बाद, सारे साधन जुटाने के बाद ये सारी व्यवस्थाएं गांव का आदमी खुद बैठ करके अपनी व्यवस्था को संचालित कर दे, और इस दिशा की ओर हम जा रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से मेरा कहना है कि विकेंद्रीकरण है सत्ता का, और विकेंद्रीकरण का स्वागत किया जाना चाहिए। और आज की आवश्यकता है कि जनता की भागीदारी हो, और ठेठ गांव में जहां चीज आप पहुंचाना चाहते हो वहां का व्यक्ति उस शासन को चलाए, और इस नाते इस प्रकार की व्यवस्था की स्वागत योग्य है। चलिए, और एक और सवाल है जिस पर कि जवाब लाखोवात साहब आपसे मांगना जाना बेहद जरूरी है, वो है रोडवेज के निजीकरण को लेकर के जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा, मेरे सहयोगी अशोक चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। उनके साथ में एटक नेता ML यादव साहब हैं, जरा उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अशोक, एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ से निकल करके आज के बजट के बाद सामने आया था कि रोडवेज के निजीकरण के यहाँ से रास्ते तैयार कर दिए गए हैं। इसे लेकर आपके साथ कर्मचारी नेता, उनका रुख क्या है, उनका सवाल क्या है? राजावत साहब मेरे साथ बैठे हैं। बिल्कुल राहुल, जिस तरीके से लंबे समय से बातचीत चल रही थी कि रोडवेज का निजीकरण किया जाएगा, लेकिन आज के बजट में ये रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ML यादव साहब से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। यादव साहब, जिस तरह से आज के बजट में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने साफ तौर पर ये संकेत दे दिए हैं कि रोडवेज को निजीकरण की राह पर ले जाया जाएगा। देखिए, सरकार जब सत्ता में आई थी तब उसके 2 महीने बाद ही इसने निजीकरण की बातें शुरू करनी थी, और तभी से रोडवेज के कर्मचारी लगातार एक के बाद एक संघर्ष करते आ रहे हैं। रोडवेज के कर्मचारियों ने आम जनता का समर्थन भी हासिल किया, ये जानने के लिए कि रोडवेज के पक्ष में है या नहीं। अधिकांश जनता ये चाहती है कि राजस्थान के अंदर रोडवेज की बसें जो चल रही हैं इनमें सुधार किया जाए, और जहाँ बसें नहीं चल रही हैं अभी तक वहाँ भी रोडवेज की बसों का विस्तार किया जाए। किंतु जनभावना के विपरीत राजस्थान सरकार ने आज बजट घोषणा के अंदर जो ये कहा है कि अब जितने राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं उनको डिनेशनलाइज कर देंगे, और बस स्टैंडों के आधुनिकरण के नाम की जो बात कही है, उस आधुनिकरण के पीछे कोई बजट तो उन्होंने अलॉट किया नहीं है। रोडवेज के पास इतना पैसा है नहीं कि वो अपने पास से बस अड्डों का आधुनिकरण कर देंगे। तो साफ नज़र आता है कि बड़े बड़े बिल्डर्स माफिया को ये ज़मीनें अधिग्रहण करके हज़ारों करोड़ रुपयों की ज़मीनें ये सौंप देंगे, और उसमें बहुत सी धांधलीबाजी और जितने आर्थिक घोटाले होंगे वो आगे आने वाले समय में सामने आएंगे। जी राहुल, तो ML यादव साहब का सीधा आरोप है कहीं ना कहीं बड़े जो भूमाफिया हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको फायदा पहुंचाने की एक साजिश उनको नजर आती है। बिल्कुल अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लाखावत साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक ऐसे ही सवाल तब उठे थे जब पहले NDA गवर्नमेंट केंद्र में हुआ करती थी और तब विनिवेश मंत्रालय बनाया गया था। ठीक वैसा ही रास्ता कुछ बनता हुआ दिखाई दे। देखिए, बात दरअसल ये है कि किसी के पास एक टैक्सी होती है ना, तो वो अपना परिवार पालता है, अपना कर्ज चुकाता है, उसके बाद 2 साल भर के बाद नई गाड़ी खरीद लेता है। हमारे पास 4000 गाड़ियां हैं, और 4000 गाड़ियों के बावजूद हम घाटे में जा रहे हैं। घाटे में भी इतने जा रहे हैं कि वहां तनख्वाह चुकाने की जगह नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने 2 बार बात कही है, किसी भी कर्मचारी की सेवा पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। नंबर 1। दूसरी बात उन्होंने इसको दोहराया कि हम आधुनिकरण करेंगे। तीसरी बात, हम एक बात आपको और कहना चाहते हैं कि आज जितना बड़े मात्रा के अंदर जनता की भागीदारी और सुविधा युक्त आदमी हर जगह मांगता है, हमारा कहना है कि रोडवेज दूसरी बसों का कंपटीशन क्यों ना करे। क्या आज निजी बसें यहां आकर के हर जगह आकर के और रोडवेज को अपनी सवारियां भरकर ले जाती है, और रोडवेज वाले टुकर टुकर करके देखते नहीं है क्या? मेरा ये कहना है कि वो कोई विदेश से आई हुई गाड़ियां नहीं है। मेरा कहना है रोडवेज सलामत चले। आज कंपटीशन का युग है, रोडवेज को उन गाड़ियों के साथ में कंपटीशन करना पड़ेगा, उनके साथ में आकर अपने को सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी, और बस स्टैंड के होने वाली सुविधा आप और हम जानते हैं वैसे उपलब्ध वाले। इसलिए मेरा कहना है ये जनता की सुविधा के लिए, जनता की चॉइस है कि राजस्थान रोडवेज में बैठ के यात्रा करे, और उसकी मर्जी हो तो किसी दूसरी निजी गाड़ी में बैठ के करे। क्यों ना हम इस बात को कुछ ऐसे समझे कि पिछले 5 साल में जो वसुंधरा राजे साहब मैडम कह रही थी, हर महीना देने वाले हैं। बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा हम आपका घाटा का पूरा करने के लिए 10 करोड़ रुपए और दे देंगे, फिर भी ठीक है। डॉक्टर साहब, क्यों ना हम इसको ऐसे समझे कि पिछले 5 साल में जो कड़े फैसले लिए जाने थे वो गहलोत सरकार की तरफ से नहीं लिए गए। वसुंधरा राजे बिल्कुल सही कह रही थी कि रेवड़ियां बांटी गई, और वजह यह कि आज इस स्थिति में पहुंच गए कि जानबूझकर अब कोई उपाय है नहीं, इसलिए कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। ऐसा है, अगर PPP मोड पे देख करके पूरे प्रदेश की जो मशीनरी है, जो हमारी परिसंपत्तियां हैं, अगर उनको प्राइवेट आदमियों को, भूमाफियाओं को सौंपना है, अगर यही कड़े फैसले हैं, तो फिर हमें कुछ नहीं कहना। बाकी इन्होंने ऐसा कोई एक विजन बता दीजिए इसमें बजट में कि इन्होंने कोई ऐसा कोई उपाय बताया हो कि जिससे इस कड़े फैसले से आम जनता को राहत मिलती हो।
अगर बिजली को प्राइवेट में दे देंगे तो इनका विजन, ये तो कह रहे हैं 24 घंटे और 8 घंटे तो हम ऐसे ही दे रहे हैं, तो फिर ये कड़े फैसले देके 24 घंटे से ऊपर कोई बिजली डबल देने की बात कर रहे हैं क्या, या किसान को कोई 8 घंटे से 16 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं क्या। तो निश्चित रूप से इनका कोई विजन नहीं था, केवल मात्र पूर्व सरकार की केवल बुराई करके और इन्होंने अपनी बात को छुपाया है। मैं कहना चाहूंगा कि आधे से ज्यादा सदन के सदस्य जब माननीय वसुंधरा राजे जी पढ़ रही थी बजट भाषण तो सो रहे थे और उनका खुद का सर भी भारी हो गया कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, इसमें कुछ है ही सोते हुए नहीं। तो लोकसभा में कई लोग दिखाई दिए थे। लाघव साहब 10 में से कितने नंबर देंगे आप आज के बजट को? मेरा तो ये कहना है तटस्थ हो गए, कि तटस्थ 10 से मैं ज्यादा नहीं दे सकता, इसलिए 10 में 10 ही दूंगा, वरना इससे बढ़िया बेहतर बजट कोई भी पेश नहीं कर सकता था। ये आम जनता का बजट है। भाटी साहब कितने नंबर 10 में से? 10 में से 1। गुर्जर साहब? देखिए, निष्पक्ष बात हमें करनी पड़ेगी। बजट के अंदर कुछ चीज़ें थी, हाँ। लेकिन उन चीज़ों पे जो कमियां थी वो बहुत भारी थी, इसलिए बजट को हम 10 में से 4 नंबर देंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ आपके इस टीवी के माध्यम से, कि जो खनन बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर जो अनुसूचित जनजातियां वहाँ पर ये खनन को निजी क्षेत्रों के लिए खोलने का काम कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि गहलोत सरकार ने ये योजना बनाई थी कि उस आदिवासी क्षेत्र के अंदर आदिवासी के अलावा कोई आदमी खनन नहीं कर सके, और उसके वहाँ सरकारी कंपनी ऑलरेडी खनन कर रही है। अब उस सरकारी कंपनी का खनन बंद करके निजी हाथों में देने के लिए जिन उद्योगपतियों की फाइनें लगी हुई, जिनसे इन्हें चंदा लेते हैं, उनके चंदे का ऋण चुकाने के लिए ये लोग निजी हाथों के अंदर उस डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को देना चाह रहे हैं। इसका भी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में विरोध करती है। डोटारा साहब कितने में देंगे आप? 10 में से कितने ऐसा नंबर? है, मैं इनको माइनस मार्किंग करता, लेकिन चूंकि इन्होंने बिना पानी पिए माननीय सदन के नेता ने भाषण पढ़ा है, इसलिए इनको 2 नंबर तो देने ही पड़ेंगे। बाकी केवल पीपीपी मोड पर एक भी बेरोजगार की बात नहीं की, एक भी महिला सुरक्षा की बात नहीं की। आज जो जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से रेप हो रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं, उसके बारे में एक शब्द भी पूरे बजट में नहीं है। खुद महिला मुख्यमंत्री होके भी महिला सशक्तिकरण का कोई बात नहीं की। और अभी लखावत साहब कह रहे थे कि इन्होंने खाते में पैसे दे दिए, तो आपने भामाशाह योजना में 2000 रुपए जो खाते में डाल रहे हो वो किस लिए डाल रहे हो? आप हमारी तो बुराई करते हो कि शायद साइकिल के पैसे दे दिए, लैपटॉप के दे दिए, छात्रवृत्ति के सीधे पैसे दे दिए। आप उस टाइम ये भी कहते थे कि साहब इसमें जो है पैसा अगर हम नहीं देंगे तो बिचौलिए खा जाते हैं। जब हमने पैसा देना चालू किया तो आपने कहा पैसा क्यों दे दिया, और अभी खुद 2000 रुपए दे रहे हैं भामाशाह योजना में, तो क्या वो सीधा पैसा किसी अन्यथा लाभ लेने के लिए नहीं है, कोई वोटों के लिए नहीं है ये इनका पैसा? ये बहस बहुत दूर तक मार्किंग तो आरपीएससी में वर्तमान प्रणाली जैसी लगी मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग हमारे साथ जुड़े। लाघवत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भाटी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, गुर्जर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डोटारा साहब का शुक्रिया करूंगा मैं हमारे साथ जुड़े। ये पहली मर्तबा था, शायद ऐसा पैनल पहली मर्तबा देखा होगा जहां पर कांग्रेस विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत में दिखाई दे रही थी। इल्जाम लगाए गए, लाखावत साहब ने उनका जवाब भी दिया। उम्मीदें सबकी यही हैं, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे बीजेपी से हो, बजट चाहे कैसा भी आया हो, चाहे उसको कितने भी नंबर दिए जाए, विकास हो, सबके लिए अच्छे दिन आए और सब साथ मिलकर चले, ये जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।